चलिए बात बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता थमने का नाम नहीं ले रही। हिंदुओं से अत्याचार की रोज नई खबरें सामने आती है। वहां के कट्टरपंथी जिहादियों का हौसला बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की शह पर कोहराम मचाने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथी हिंदुस्तान को अब चुनौती देने लगे। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने दूत को भेजकर मोहम्मद यूनुस को मैसेज एकदम क्लियर दे दिया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी पूरे ताव में। उन्होंने मोदी से ज्यादा हार्ड जवाब दिया है। आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि क्यों अचानक ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को लेकर जब ज्यादा आक्रामक हुई। চট্টগ্রাম দাবি করবে কি কারণে? বাংলা বিহার উড়িষ্যা ফেরত দাও আমাদেরকে ওইটা ফেরত দিতে হবে। আমরা ওইটার জন্য দাবি করছি। এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। যদি তোমাদের মনে না চায় তবে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে পারো। जाहिल जिहादी और कठमुल्लों की ऐसी ही जहरीली तकरीरों का खूनी नतीजा है ये हिंसा, जिसे बांग्लादेश के सनातनी साक्षात्कार कर रहे हैं। कट्टरपंथियों के ऐसे ही मजहबी एजेंडे का अंजाम है ये अत्याचार, जिससे पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यक कमोबेश हर पल दो चार हो रहे हैं। धर्मांधों की नफरती फौज की क्रूरता की पराकाष्ठा का परिणाम है ऐसा दृश्य जो किश्तों में आ रहा है। शेख मुजीबुर रहमान के मुल्क से, जो खौफनाक है, दर्दनाक है और बेहिसाब कपाने वाला है, जिसे नरसंहार कहा जा रहा है। 5 अगस्त से अब तक आप गिन लीजिए कितने महीने हुए हैं, और जो गहराई है इन अटैक्स की, और जो इनकी अलग से अटैक्स हो रहे हैं, किस इकोनॉमिक लाइवलीहुड पे अटैक्स, पर्सनल अटैक्स, रेप, अब्डक्शन, किलिंग, ये इतनी गहराई से हमने 1971 के बाद अब देख रहे हैं। और इसलिए ये इतनी चिंताजनक स्थिति है, और इसलिए इसका वर्णन जेनोसाइड के रूप में किया जा रहा है कि क्यों ऐसे अटैक्स हो रहे हैं। जब किश्तों में हिंदुओं के खून बहाए जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, तब सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा है ये शख्स जिसे शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर मुल्क की कमान सौंपी गई थी। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित वो शख्सियत जिसे बांग्लादेश का उद्धारक कहकर सत्तासीन किया गया, जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है, जिसे हिंदुओं का नरसंहार करने वालों का सरदार कहा जा रहा है। মসজিদ, মাজার, দরগা শরীফ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা সবকিছু লুটপাট এবং ভাঙচুর করা হচ্ছে, অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে। वो हो रहा है बांग्लादेश में जो 5 दशक में कभी नहीं हुआ। नोबेलधारी के राज में जब जिहादियों ने व्यवस्था को रौंदकर वहां के अल्पसंख्यकों के अधिकार को सूली पर टांग दिया। सवाल पूछा जा रहा है, क्या वाकई बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मास्टरमाइंड मोहम्मद यूनुस है? क्या पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है? क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सोची समझी जिहादी साजिश का नतीजा है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस और उनकी मंशा की पोल खोलकर रख दी है। अपनी पार्टी आवामी लीग के एक ऑनलाइन प्रोग्राम में शिरकत करते हुए शेख हसीना ने ये कहा कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को पूरी तरह से अराजकता में झोंक दिया है। साथ ही जिस तरह से लगातार अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, उसके लिए पूरी तरह से मोहम्मद यूनुस जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन पर जिस तरह से जनसंहार के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस वो तमाम कट्टरपंथी छात्र नेताओं के साथ मिलकर बांग्लादेश में जनसंहार कर रहे हैं, और वो सभी मास्टरमाइंड है। 84 वर्ष के मोहम्मद यूनुस की नीति, नीयत और निष्ठा की बखिया उधेड़ते हुए शेख हसीना ने कहा कि मौजूदा सरकार ने देश की व्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। गिरजा भेगेছে, মন্দির ভেঙেছে, প্যাগোডা ভেঙেছে, সেই গারো সম্প্রদায় জমি দখল করেছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। সেখানে যারা বসবাস করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, তাদের উপর আক্রমণ করেছে। বাংলাদেশে কোনো এলাকা বাদ নাই যেখানে
ইউনিসেফ পেট্রোল বাহিনী এই হামলা না করেছে। बांग्लादेश को बेपटरी के लिए यूनुस को सिर्फ शेख हसीना ही जिम्मेदार नहीं मान रही। शेख हसीना की सियासी शत्रु और मोहम्मद यूनुस की करीबी खालिदा जिया के बेटे ने भी सरकार को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया है। खालिदा जिया के बेटे और लंदन में निर्वासित जीवन जीने वाले तारिक रहमान ने मोहम्मद यूनुस को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर बांग्लादेश में ऐसे ही हत्याएं जारी रहती हैं, अत्याचार होता रहा, तो यह सरकार नहीं टिक पाएगी। मतलब खालिदा जिया के बेटे भी हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर मोहम्मद यूनुस पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जब शेख हसीना अपनों से बात कर रही थी, तब उन्होंने जिन 3 संगठनों को इस हिंसा का जिम्मेदार ठहराया, उनमें खालिद जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी भी शामिल है। इसके अलावा हिज्ब उत तहरीर और जमाते इस्लामी भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार में भागीदार है। हिज्ब उत तहरीर वो आतंकी संगठन है जिसका मकसद दुनिया में इस्लामिक स्टेट स्थापित करना है, जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन की शय पर खून खराबे के लिए कुख्यात है, जिसे भारत सरकार ने प्रतिबंध की बेड़ियों में बांध रखा है, जो मोहम्मद यूनुस के सत्तासीन होने के बाद से बेलगाम हो चुका है। बांग्लादेश में इस वक्त जितने भी कट्टरपंथी संगठन फिलहाल एक्टिव हैं और बेलगाम हैं, उनमें से एक है जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी एक घोर कट्टरपंथी संगठन है और उनका एक ही हिडन एजेंडा है, और वो ये है कि बांग्लादेश से किस तरह से हिंदुओं का सफाया किया जाए। जमाते इस्लामी हिंदुओं के कत्लेआम के लिए बांग्लादेश में कुख्यात है और ये संगठन हिंदू विरोधी और साथ ही भारत विरोधी है। जब पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की सेना के खिलाफ पूर्वी बंगाल ने बगावत कर दी थी, विद्रोह को थामने के लिए पाकिस्तान की फौज ने कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया था। आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए पूर्वी बंगाल में पाकिस्तानियों ने तांडव मचाया। उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में जारी मुक्ति संग्राम में जो गद्दारी कर रहा था, वो था जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी नहीं चाहता था कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान टूटे और बांग्लादेश अलग राष्ट्र बने। रिपोर्ट की माने तो तब पूर्वी बंगाल के जमाते इस्लामी ने 2 ग्रुप बनाए थे। एक का नाम था अल-बद्र और दूसरा था अल-शस्म। इन दोनों ग्रुप ने पाकिस्तानी आर्मी को बांग्लादेश में ऑपरेशन करने में काफी मदद की थी। इन्होंने बांग्लादेश की आम जनता और औरतों के बीच मारकाट मचाई थी। बताया जाता है कि 1971 की लड़ाई में जमाते इस्लामी के स्लीपर सेल ने बांग्लादेश में बसे हिंदुओं का कत्लेआम किया था। तब सनातनियों का लहू बहाने में जमाते इस्लामी के साथ पाकिस्तान की वो आर्मी भी खड़ी थी जो अपने सरदार के इशारे पर नरसंहार कर रही थी। मार्च 1971 को याया खान ने जब शेख मुजीब के साथ टॉक्स खत्म हुई तो उन्होंने ढाका छोड़ दिया। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करा दी। उनको 2 निर्णय दिए कि आप सबसे पहले शेख मुजीब को अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान ले जाइए, दूसरा आप हिंदुओं और इंटेलेक्चुअल्स पे अटैक कीजिए, जेनोसाइडल अटैक। 25 मार्च को शुरू हुआ था। सबसे पहले वो जगन्नाथ हॉल गए, ढाका यूनिवर्सिटी में हिंदुआन। इस बार 5 अगस्त को जब शेख हसीना ढाका छोड़ के भारत आई, उसी दिन सीधा अटैक हिंदुओं पे हुआ। कट्टरपंथी जिहादी लगातार हमले कर रहे हैं, मंदिरों को बंद करने की धमकी दे रहे हैं, सनातनियों की सांसों पर आफत आई हुई है और मोहम्मद यूनुस मौन है। उनके साथ ही हिंदुस्तान को धमका रहे हैं। जिस अंदाज में ये सब हो रहा है, उसी आशंका की धुरी पर पाकिस्तान की शह पर बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचारी की थ्योरी आगे बढ़ रही है। 1971 में भी अचानक खोज कर हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। 2024 में भी हिंदुओं को ही मारा जा रहा है। जानकारों की माने तो जो स्थिति दिख रही है बांग्लादेश में, उससे साफ है कि छात्र आंदोलन, सत्ता के खिलाफ क्रांति और सत्ता परिवर्तन सिर्फ एक बहाना था। किश्तों में तस्वीरें आ रही है। कहीं वकील को पीटा जा रहा है, कहीं आवाम को लहूलुहान किया जा रहा है, कहीं दफ्तर तोड़े जा रहे हैं, कहीं मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं सरेआम घर में आग लगा दी जा रही है। वो जिहादी जो सरेआम सड़क पर खड़े होकर उस इस्कॉन मंदिर पर ताला लगाने की धमकी दे रहे हैं, जो मुश्किल वक्त में बांग्लादेशी मुसलमानों को रोटी खिलाता है। আমি আসার সময় দেখলাম আপনাদের এই অঞ্চলে ইসকনের মনে হয় একটা মন্দির আছে। এরা সমাজে ক্যান্সারের মতো, কিসের মতো? ক্যান্সারের কোনো অ্যানসার, ক্যান্সারের একটাই অ্যানসার, সেটা হচ্ছে
এটা উগরে ফেলতে হবে। শরীরের যেই অংশে ক্যান্সার হবে সেই অংশটা কেটে না ফেললে এই অংশ ঠিক হবে না, সারা শরীরে ক্যান্সার ধরবে। ইসকনকে বাংলাদেশ থেকে উগরে ফেলতে হবে, ইসকনকে বাংলাদেশে निषिद्ध करते হবে। चुन चुनकर इस्कॉन और उसके साधुओं को टारगेट किया जा रहा है। आध्यात्मिक नेता चिन्मय दास प्रभु को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अलावा उनके शिष्य समेत 4 और संतों का कोई अता पता नहीं है। सरकार के आदेश के बाद इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक खातों को 30 दिनों के लिए फ्रीज कर दिया गया। सिर्फ इस्कॉन से जुड़े लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा, सरकार की सरपरस्ती में खड़े कट्टरपंथी हिंदुस्तान को चेतावनी भेज रहे हैं। कोलकाता पर कब्जा करने की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। এর সাথে যদি 30 লাখ ছাত্র জনতা যোগ হয় তাহলে ভারত তো দূরের কথা, আমেরিকা আমাদের সাথে টিকবে না ইনশাআল্লাহ। যদি দাবি করতে পারো তাহলে আমরাও দাবি করব আমাদের নবাব সিরাজউদ্দৌলার বাংলা বিহার উড়িষ্যা ফেরত দাও আমাদেরকে। ये वो बांग्लादेशी हैं जिनके पुरखों की हिंदुस्तानी फौज ने जान बचाई थी पाकिस्तानियों से। बावजूद इसके जब ये हैसियत से ज्यादा शब्द खर्च कर रहे हैं तो जवाब ममता बनर्जी ने दिया विधानसभा में खड़ी होकर। যারা কেউ কেউ বলছে বিহার দখল করব, উড়িষ্যা দখল করব, আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন কারো নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো। ভারতবর্ষের অখণ্ড আমাদের সকলের অখণ্ড এবং সবাই আমরা সবাইকে রক্ষা করব। जिहादी और कठमुल्लों के बाद अब जिस तरह से सरकारी सरपरस्ती में रहने वाले जाहिल की तरह बोल रहे हैं, जिस तरह बांग्लादेश के हिंदू अपने पुरखों की सरपरस्ती की कीमत चुका रहे हैं, उसको लेकर हिंदुस्तान भी फिक्रमंद है। प्रधानमंत्री मोदी के दूत ने ढाका में खड़े होकर बांग्लादेश को बड़ी नसीहत दी। And I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties. We expect overall a constructive approach on all these issues by the Bangladesh authorities. सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के तमाम देश बांग्लादेश के बेलगाम कट्टरपंथी और उनकी सरकारी सरपरस्ती पर सवाल उठा रहे हैं। ब्रिटेन की संसद में खड़ी होकर वहां की सांसद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर फिक्रमंद दिख रही हैं, तो वहीं अमेरिका भी साफ सरल स्पष्ट शब्दों में मोहम्मद यूनुस और उनकी जिहादी फौज को नसीहत दे रहा है। अमेरिका बांग्लादेश के लिए एक पायदार स्वतंत्र लोकतंत्र देखना चाहते हैं जिसमें हर व्यक्ति की मानवीय अधिकार